एक भावुक पल भी है जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी साफ झलक रहा है। उनके सामने राजनाथ सिंह जी हैं, नड्डा जी हैं और ये लोग कहीं ना कहीं यही बात आपस में शायद कर रहे हैं। कुछ पल बाद कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। लेकिन प्रीति, जैसा कि मैं बता रही थी कि ये जो केंद्रीय कक्ष है, अगर इसके इतिहास में जाएं तो इसका उपयोग जो है पहले पूर्ववर्ती केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा के ग्रंथालय के रूप में किया जाता था। 1946 में इसका स्वरूप बदला गया और इसे संविधान सभा कक्ष में बदल दिया गया और 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक वहां संविधान सभा की बैठकें हुई। और मौजूदा समय में हम लोकसभा अध्यक्ष भी अब देख पा रहे हैं, ओम बिरला, वो भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ मौजूद हैं और सभी का अभिवादन यहाँ पर वो कर रहे हैं। अमृता, लेकिन प्रीति, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज देखूं, आप देखिए ये सभी बड़े लीडर्स जो हैं एक साथ खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, चेहरे पे खुशी है और एक उत्साह भी है, उमंग भी है, जोश भी है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं इस केंद्रीय जो कक्ष है या ये जो संसद का पुराना भवन है, इससे विदाई लेने का एक भावुक क्षण भी है। और ये जो फीलिंग्स हैं मिली जुली, प्रीति, हम चेहरों में देख सकते हैं। जो लीडर्स हमारे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, मैं केंद्रीय कक्ष की बात कर रही थी। चूंकि इसका उपयोग, अपने दर्शकों को बता दें कि दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकें आयोजित करने के लिए किया जाता है। अब तक लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र आरंभ होने पर राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति संबोधित करते। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का भी आगमन हो चुका है। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार, ठीक 11 बज गए हैं और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ आज आखिरी बार इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन और एक नए संकल्प के साथ संसद के नए भवन की ओर सभी सांसद प्रस्थान करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित होने का दिन है। ये दिन परिवर्तन का है, एक नए शुभ आरंभ का, पुरातन से नवीनता की ओर बढ़ने का, परंपराओं को साथ लिए आधुनिकता के साथ कदम ताल करने का। और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। आई एम फीलिंग प्राउड प्रिविलेज्ड to be the part of this historic occasion
where we have assembled in this iconic central hall for the celebration of our 75 years of the parliamentary democratic journey and shifting to the new parliament building. First of all, I welcome Honorable Vice President of India and the Chairman of Rajya Sabha, Shri Jagdeep Dhankarji, to gracing this momentous occasion. I welcome the most popular, dynamic, Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has been real force behind giving us the new temple of democracy in the shape of new state-of-art Parliament House building, which is emerging as a symbol of Atmanirbhar Bharat. I also welcome Honorable Speaker Shri Om Birla ji, Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh ji, Leader of the Rajya Sabha Shri Piyush Goyal ji, Leader of the Opposition Rajya Sabha Shri Mallikarjun Kharge ji, Leader of the largest opposition party in the Lok Sabha Shri Adhir Ranjan Chaudhary ji, all my colleague ministers, other senior leaders, fellow MPs from both the houses of the Parliament, to this function which has been organized to commemorate the last sitting of both the House held yesterday in the respective chambers. Today onwards, our two houses of the Parliament shall have their sittings in the new Parliament House building. We all know that this central hall has witnessed transfer of power from Britain to Bharat. The formation and adoption of our constitution by the Constituent Assembly has been host to some very important occasions like rollout of GST, one tax, one nation, a finest example of cooperative federalism in our parliamentary democracy. There were 3 joint sittings of both the houses of the Parliament for resolving the deadlocks under the Article 108, that is the Dowry Prohibition Bill 1959, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002. You all know that Lok Sabha and Rajya Sabha were sitting in this building since 13th May 1952. Along with all my fellow members of the Parliament and other stakeholders of this Parliament, I am very happy and enthusiastic about the functions of the two houses of the Parliament henceforth from the new building, which is the symbol of new and emerging Bharat, paving the way for the developed nation as envisaged by Prime Minister by 2047. At the end, I would like to say that our journey so far is marked by excellent achievements, memorable experience, difficult challenges, remarkable milestones. As we go ahead, let us learn from our previous experiences so far and reaffirm our commitment to our historic democratic values and tirelessly work for the betterment of the person last in the queue. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब संबोधन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी लोकसभा में कार्यकाल की दृष्टि से वरिष्ठतम वर्तमान संसद सदस्य श्रीमती मेनका गांधी जी को। Honorable Vice President, Chairman of the Rajya Sabha, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Ministers, and esteemed colleagues of this distinguished House. Actually, I'm as surprised to be here as you are to see me. This is a historic day today. I'm proud to be part of this historical moment when a government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji has undertaken to repair the deep-rooted asymmetry
and to give an equal share in India's future to all of us women. I'm grateful for the honor you have given me of speaking about my years in Parliament. We are going to a new building, and hopefully this grand edifice will reflect the aspirations of a new Bharat. Today, I have been entrusted with the responsibility of addressing this esteemed assembly as the most senior parliamentarian in the Lok Sabha. I entered Parliament at the age of 32, 9 years after the death of my husband. My debut was as Minister for Environment. Today, 35 years later, I have spent most of my adult life in this institution, and I have seen 7 prime ministers and the shaping of grand history. It has been an arduous, rocky road. I had several terms as an independent member and finally joined the Bharatiya Janata Party under Shri Atal Bihari Vajpayeeji's leadership in 2004. Since then, I have remained a proud member of the BJP as well of this august house. Being a member of Parliament is an immense responsibility, as it entails safeguarding the trust of lakhs of voters who elect us to be their voice. You are given power, but this power must always be used for their good. The job demands unwavering commitment, moral rectitude, and courage. Basically, it demands great love for your country and infinite kindness towards all. Each one of us gets this opportunity to make a difference, provided we sublimate our own ambitions and see ourselves only as vessels or bridges or protectors of all the beings that need us, the last person in India who believes himself forgotten. People who cannot navigate for themselves and appoint us as their helmsmen. I have tried to make the most of every minute to bring about change wherever I am, whether as Environment Minister, when many institutions and laws that safeguard us were passed, as Social Justice Minister setting up Alimco, which now looks after all the disabled in the country, Childline, which was regarded internationally as the best institution for looking after street children, stopping child labor in the carpet industry. You can change things wherever you are. For instance, in the opposition as a BJP member, as chairperson of the often ignored Assurances Committee, we changed the way people were experimented on by pharmaceutical companies. They were not paid or even asked before becoming guinea pigs. This was changed by us. During Atalji's time, we brought in the vital red and green dot on foods, allowing people to know whether they were eating vegetarian, non-vegetarian food. We repaired an institutional deception by food companies. No service, no job is too small that it should not be taken seriously. My happiest moment was being given the responsibility by the Prime Minister, who coined the phrase Beti Bachao, Beti Padhao. Within 2 years, we changed the thought of the country, the entire thought of the country, and the statistics show that it is a lasting change. From 130 women per 1,000, a shameful statistic, it rose to 950. Crores of girls were saved. Not only that, it is now seen as a shame and a crime to do away with girl children, whether in the womb or newly born. Now that we are going into a new building, a new phase, I want to tell all the young people here that politics is never fulfilling unless you have a grand passion and a commitment outside it, unless a fire of curiosity burns within you. No service is too small in the service of Mother India. What I have learned is that each constituency is your family. Within my family, there are a million microcosms of individual families. Each of them depend on us. We are a part of their lives as they are of ours. I have seen my primary duty to look after each family that has placed itself in my care by electing me, by seeing me as one of their own. In this matter, I wish to say that the Prime Minister has seen beyond people as a statistic and has meticulously seen to the needs of each individual family.
opening bank accounts, giving dignity in the form of toilets, home water taps, building homes for the poor, gas cylinders, giving young people loans, skilling them, protecting them through the largest pandemic in history, saying that no one remained hungry. Before I end, I would like to tell you a few things that I have learned in my long journey so far. Never give up. There are times in all our lives where the world sits heavy on our shoulders and there doesn't seem any path ahead. It will take courage, determination, and a commitment to something larger than ourselves to forge ahead. Have faith in the goodness of your fellow man. Quieten your mind and soldier on. Believe in yourself. You are an instrument of goodness. If you fight for good, you will always be protected. Use the pain that we all have in our hearts to make yourself a better human being, not to embitter you. Use the pain in your heart to see the pain in the hearts of millions of beings around you and dedicate your life to them. I want to speak to all the women here. The world is still an unequal place, and we as women need to be the greatest champions of and for each other. We need to support and protect each other, especially young women across the social spectrum who lead a marginalized existence so that they have the ability to forge their own destinies. There is no greater power in the world than the power of empathy and kindness, and this transforms the life of someone weaker than you. Kindness serves as its own reward. The greatest bank balance that we will ever possess is that of good deeds that we leave in our wake. That is the only legacy that will remain. My faith in God is unwavering. I see Him in everyone and everything. I see everything as sacred. I leave you with one thought. We are all part of one divine thread, and we are all connected, closer than we can imagine. Let us, irrespective of any differences we may have, wish happiness, protection, and on this holy day of Ganesh Chaturthi, a life free of obstacles for us and all our countrymen. Illuminate the lamp of goodness in our hearts. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बिल्कुल सही कहा। ये वो देश है जहां बेटियां आगे बढ़ती हैं। ये वो देश है जहां परंपराओं के साए में आधुनिकता पनपती है। ये वो देश है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका नारा है विश्वगुरु भारत, ये देश हमारा है। अब मेरा सादर अनुरोध लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Prime Minister of India, Parliamentary Affairs Minister of both the houses, Opposition leaders, Kharge ji, all my senior leaders and distinguished, esteemed colleagues of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Having seized this opportunity without making any compunction, without mincing any word, I must state that I feel elevated and elated of having been stood in this podium, which had witnessed a caravan of historical episodes and numerous momentous events in the midst of the galaxy of luminaries who had raked up their brain and burned the midnight oil to frame the Constitution of India in this august house, which is called at the time Constituent Assembly. So we are proud of all of them, numbering 389 members, including 296 from British India and 93 from princely states. In this house also, in this house, in the year 1947, 22nd January, the objectives resolution, numbering 8, was passed, was adopted, which was proposed by Jawaharlal Nehru ji also, which had inspired the shaping of our constitution in subsequent stages also. So now,
In this august house, all of us are well experienced and known the journey, the odyssey of our constitution. From colonial past to independent India, we have observed the transition of the destiny of this great country named after India. It is astonishing to note that those 389 members intensively discussed among them for 2 years, 11 months, and 19 days, and produced the largest constitution of the world, led by Baba Saheb Ambedkar, the father of Indian Constitution. We have been gifted with 395 articles. Also, 22 parts and 8 schedules. So naturally, the house, which is called Central Hall, it is a historic hall. It will not be known by simply its architectural splendor, but its illustrious legacy. Now I come to the point that our ability to attain developed nation status by 2047 hinges on the active involvement of our citizens and the unwavering dedication of their representatives. The groundwork laid in the formative years of our nationhood and also the subsequent years has empowered us significantly. However, we are confronted with intricate challenges that require immediate attention and resolution as we progress towards this objective. I do not have any idea of what is called and how a country to be recognized as developed country by any designation. I do not have any idea of any global consensus is existed or not, because when we see other developed countries, among the various key determinants, one determinant is always followed, that is Human Development Index. And insofar as Human Development Index, India has been lagging behind and we are ranked 131 out of 189 countries. At present, disconcerting reports reveal that the top 10% of India's population controls a staggering 77% of nation's total wealth. In 2017, a staggering 73% of wealth generated has reportedly gravitated towards the wealthiest 1%, while staggering 670 million Indians constituting the poorest half of the population saw their wealth increase by a mere 1%. This stark disparity presents a crucial challenge in ensuring that millions of people living below the poverty line have access to fundamental necessities like food, shelter, and healthcare, a prerequisite for advancing towards developed nation status. While India boasts of a sizable youth population, high unemployment rates pose a significant hurdle to leveraging this demographic advantage. Addressing these challenges paramount, necessitating a concerted focus on job creation and the encouragement of entrepreneurship. It is essential to enable India's youthful population to contribute substantially to the country's economic growth and development. Despite India being the world's 5th largest economy, our per capita GDP falls far behind that of developed nations. Tackling this economic growth challenge requires pro-growth government policies, maintaining low inflation, reducing interest rates, alleviating unemployment, fostering a skilled workforce, bolstering purchasing power, stimulating demand, and enhancing the healthcare and education sector. India must prioritize the development of a globally competitive, labor-intensive manufacturing sector capable of generating significant employment opportunities. In sum, addressing the pressing issue of high youth unemployment is a pivotal step for India's march toward developed nation status by 2047. I am impatient. I do not want to wait till 2047. Why not before
2047. To realize the vision of becoming developed nation, India must pursue a growth trajectory that is both comprehensive and sustainable. Economic growth must be all-inclusive, benefiting every citizen. An overarching focus on human development, encompassing access to healthcare, education and essential services, must be implemented holistically. The challenge of transforming India into a developed nation by 2047 are substantial, encompassing poverty, infrastructure deficit, and environmental sustainability. By implementing a holistic strategy that encompasses infrastructure development, attraction of investment, enhancement of education, promotion of innovation, social welfare, environmental conservation, paying emphasis on manufacturing and integration of technology, India can pave the way for its emergence as a developed nation. It is only with unwavering determination, collective commitment, that the country can realize this visionary goal and unlock its potential on the global stage. I will conclude by saying that धरती सिखाते हमने सबको बोझ उठाना, गगन सिखाते हमने ऊपर उठते जाना, सूरज की लाली से सीखा जग आलोकित करना, चंदा की किरणों से सीखा सबको पीड़ा हरना, पर्वत ने सिखाए हमने दृढ़ संकल्प बनाना, नदी सिखाए हमने आगे बढ़ते जाना, सागर की लहरों ने सीखा दुख सुख सहे जाना, और तूफान ये सिखलाते हैं आफत में ना घबराना और आफत से टकराना. हम चाहते हैं कि ये सेपरेशन ऑफ पावर should be maintained in a judicious manner and also in presence of all the guiding light of our country. I must suggest that India is not a homogeneous society, rather it is a heterogeneous society. But now the need of the hour is to maintain the harmonious society. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Jai Hind, Bande Mataram. धन्यवाद सर. अब मेरा सादर आग्रह है राज्यसभा में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी से कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें. राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, उपसभापति श्री हरिवंश जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री आदिर रंजन चौधरी जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसदगण, नमस्कार. गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा सभी को सुख एवं शांति प्रदान करें और देश की प्रगति के लिए हमारे प्रयासों को सफल बनाएं. हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी तथा संविधान सभा के माननीय सदस्यों की स्मृति को मेरा कृतज्ञ वंदन. विगत 75 वर्षों में देश की सेवा करने वाले सभी सम्मान्य सांसदों को भी मेरा सादर नमन. कल हम सभी ने इस भवन में सार्थक चर्चा की और अपनी यादों और अनुभवों को सबके साथ साझा किया. आज नए संसद भवन में प्रवेश करना एक ऐतिहासिक पल है जो हम सभी के लिए यादगार रहेगा. इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. नया संसद भवन हमारी सांस्कृतिक विरासत और आधुनिकता का जीवंत उदाहरण है. नए संसद भवन में स्थापित प्राचीन सेनगोल से प्रेरणा लेकर हम सभी कर्तव्य भावना से देश सेवा के तत्पर रहेंगे. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है. नया संसद भवन अपने विशाल और सुंदर स्वरूप में
एक नए विश्वास से भरे आत्मनिर्भर भारत का पहचान बनेगा। पार्लियामेंट हमेशा से एकता का प्रतीक रहा है। यह हमारे संविधान के मूल्यों की सुरक्षा करता है, जो विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधने का काम करता है। यहाँ अनुभव का ज्ञान और युवाओं की ऊर्जा मिलकर 140 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य को आकार देने का काम करते रहेगी। और मैं समझता हूं आज का दिन एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का है। कई सारे विषय रहे, आज़ादी के बाद कई सारे चुनौतियां रहीं। शायद कई सारी चुनौतियां समय पे अगर समाधान कर दिया होता तो और जल्दी 2047 के पहले भी देश विकसित बन जाता। पर हमारे पास जो वर्ष मिले, जो काम करने का, देश ने सेवा करने का मौका दिया, उसमें जो अभूतपूर्व प्रगति देश ने देखी है, मैं समझता हूं इसको आगे लेकर इस देश को नई ऊंचाइयों तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य बड़ा है, राह कठिन है, पर मुझे पूरा विश्वास है संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करेंगे और अमृत काल में एक समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत के सृजन का आधार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद सर। अब मेरा सादर अनुरोध राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करें। Honorable Vice President of India, Honorable Prime Minister, Honorable Speaker Lok Sabha, Honorable Leader of the Rajya Sabha, Honorable Shri Adiranjan Chaudhary ji, Honorable Minister of Parliamentary Affairs, Honorable Members of Parliament, and all the respected leaders. We have all gathered here today to commemorate the rich legacy of the Parliament of India in this historic Central Hall. When we talk about Indian parliamentary heritage, the hallowed precinct of this Parliament House and the Central Hall, where we have gathered today, hold a very special significance. The Constitution of India is the bedrock of Indian democratic polity. It is in this very Central Hall that the Constituent Assembly held its sittings from 1946 to 1949, spanning a period of 2 years, 11 months, and 17 days. Today, we humbly recall the phenomenal contributions made by Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, Pandit Jawaharlal Nehru ji, the first Prime Minister, and architect of modern India, Sardar Vallabhbhai Patel, the first Home Minister of India, and Dr. B.R. Ambedkar, architect of Indian Constitution. It is also an occasion to recall with gratitude the contributions of Sri G.V. Malvankar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and also acknowledge the collective contribution by members of the Constituent Assembly, Provisional Parliament, and First
and all subsequent Lok Sabha. This central hall was witness to Pandit Nehru's Tryst with Destiny speech on the eve of India's independence. And yesterday, the Prime Minister also mentioned this in his speech. I'm thankful to you because you remembered this historic speech on this yesterday's occasion. Sir, the India's independence during his speech, the Pandit Nehruji inter alia stated, which I quote, long years ago, we have made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to new, when an age ends, and when the soul of the nation, long suppressed, finds utterances. As the clock struck 12, all the members of the Constituent Assembly took the following pledge. At this solemn moment, when the people of India, through suffering and sacrifices, have secured freedom, I, a member of the Constituent Assembly, do dedicate myself in all humility to the service of India and her people, to the end that this ancient land attain her rightful and honored place in the world, and make her full and willing contribution to the promotion of the world peace and the welfare of the mankind. These words spoken on the day of this historic speech of Pandit Jawaharlal Nehru ji. I wish to emphasize at this juncture that this is all due to the collective and dedicated effort by parliamentarians cutting across the party lines over the past 7.5 decades. This rich legacy has formed a strong foundation for India's growth as a powerful democratic nation. Every nook and corner of the Parliament House has witnessed the evolution of our parliamentary democracy over the past 75 years. As we bid adieu to the Parliament House and move to the new Parliament building today, I am overwhelmed with emotions and tinge of pathos. We would, of course, be continuing our parliamentary duties in the new Parliament building, but will miss the Parliament House. The success of the institution lies in the upholding constitutional values and ideals. The idea that institutions are sacrosanct and essential for the success is a fundamental principle in governance and development. We should commit ourselves to adhere to and preserving the constitutional values and parliamentary traditions as the country moves ahead in effectively performing parliamentary duties and in our endeavors for the growth of our nation. To build this country, forgetting our parties, political parties, we should be one to build the nation, to protect the nation, to protect the Constitution, to protect the democracy. This must be our aim. With these words and one quote I will say, no man can be grateful at the cost of his honor.
No woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. So, to protect our liberty, to protect our integrity, we must work all together. That is the only way to build the nation. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा मान्य आग्रह है माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप हम सभी को अपने शब्दों द्वारा अनुग्रहित करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, संसदीय कार्य मंत्री जी, प्रतिपक्ष के नेता, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय संसद सदस्यगण, आज संसद भवन के इस ऐतिहासिक कक्ष में जो हमारी देश की आज़ादी का साक्षी रहा, जो संविधान निर्माण का साक्षी रहा, जिसमें अनेक परिवर्तन एवं ऐतिहासिक निर्णय हुए, इसी केंद्रीय कक्ष में माननीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी हमें मिला। विश्व के कई राष्ट्र अध्यक्षों ने यहाँ संबोधन करते हुए हमारे लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त की, और आज इस केंद्रीय कक्ष से हम सब लोग नए संसद भवन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं और नई उम्मीद, नई उमंग के साथ होगा, मेरी ऐसी आशा है। आज इस अवसर पर उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलिदान कर दिया। मैं आज उन महान नेताओं को भी नमन करता हूं, जिन्होंने इस केंद्रीय कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिन्होंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दायित्व निभाया। आज हम उन सभी मान्य सदस्यों को भी स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश की प्रगति में योगदान दिया। मैं आज संसद के उन सभी माननीय सांसदों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके लंबे संसदीय अनुभव का लाभ आज हमें मिल रहा है। ये संसद भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं, निर्णयों और परिवर्तनकारी कानूनों के निर्माण का साक्षी रहा है। हमारी संसद कई घटनाओं का मंच रही है, जिन्होंने 75 वर्षों में इस देश को एक ऐसा स्वरूप दिया है जो दुनिया में एक नई ताकत और सामर्थ्य रखता है। हमारी संसद देश की करोड़ों जनता की अभिव्यक्ति एवं भावनाओं का माध्यम रही है, जहां हमें लोकतांत्रिक संस्कृति के अनुरूप चर्चा और संवाद से अनेक चुनौतियों का समाधान निकाला है और कई श्रेष्ठतम प्रतिमान स्थापित किए हैं। इन 75 वर्ष की संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में हमने देश में कई क्रांतिकारी बदलाव भी किए। आज जनता नए भारत के लिए आकांक्षी है। आज लोगों को हमसे अपेक्षाएं बढ़ी है, आकांक्षाएं बढ़ी हैं, उम्मीद बढ़ी है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का शुद्ध अंतर्करण से निर्वहन करें और उनकी अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करें और आकांक्षी भारत के सपनों को साकार करें। मान्यवर, हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे कालखंड के जनप्रतिनिधि हैं जिस समय भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी लोकतांत्रिक संस्कृति और हमारा श्रेष्ठ नेतृत्व के कारण
हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में लेकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान के लिए भारत एक सार्थक भूमिका निभा रहा है। आज हम नए भवन में प्रवेश कर रहे हैं। नए भवन में प्रवेश करते समय विकसित भारत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को हम दोहराने का अवसर भी है। हमारा संकल्प है कि हम इसी संसदीय लोकतंत्र से सामूहिक चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति और कठिन परिश्रम से सारे देश की जन भागीदारी के साथ इन आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। विश्व के सबसे बड़े संसदीय लोकतंत्र होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि हमारी संसद हर एक मुद्दे पर चर्चा करे, सार्थक सकारात्मक दिशा दे, कानून बनाते समय सारगर्भित चर्चा हो, सकारात्मक के साथ चर्चा हो, ताकि हम देश को और अधिक समर्थ एवं समर्थ बना सकें। और इसमें हमारी संसद की उल्लेखनीय भूमिका होनी चाहिए। आज़ादी के इस अमृत काल में हम 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। विकसित भारत बनाने का ये लक्ष्य हमारी संसद के माध्यम से साकार होगा। हम ऐसे संकल्प की प्रतिबद्धता के साथ नए भवन में प्रवेश करेंगे जहां हमारी भागीदारी भी होगी, जनता की अपेक्षाएं भी पूरी होगी और नए आकांक्षी भारत और 2047 में विकसित भारत के सपने को भी पूरा पकाएंगे। आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन, ऐसे शुभ दिन पर अच्छी परंपराएं, अच्छी परिपाटियां, अच्छी प्रथाएं, अच्छे अनुभव हम साथ लेकर जाएं और नए संसद भवन में उनको स्थापित करें, ताकि विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र मार्गदर्शक बन सके। नया भवन हमारे देश की आकांक्षी जनता के लिए परिणामदायक हो, परिवर्तनकारी हो, ताकि हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता, न्याय और बंधुता का जो संदेश दिया है उसे हम पूरा कर सके। हम अपनी संसद को देश की जनता की सेवा में सच्चे भाव से समर्पित करें। इसी अपेक्षा के साथ मैं पुनः इस भवन को उन सब लोगों को जिनका इस लोकतंत्र को स्थापित करने में, लोकतंत्र की मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान रहा, उन सबको भी नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा विनम्र अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें एवं हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि, सभी माननीय सांसदगण, आपको और देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज नए संसद भवन में हम सब मिलकर के नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराना, फिर एक बार संकल्पबद्ध होना और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से
नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सम्मानीय सभागृह, ये भवन और उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है। हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया और ऐतिहासिक अवसरों पर आजादी के बाद भी सभी सरकारों के दरमियान अनेक अवसर आए जब दोनों सदनों ने मिलकर के यहाँ पर भारत के भाग्य को गढ़ने के पर विचार किया, सहमति बनाई और निर्णय भी किए। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सेंट्रल हॉल में हमारे सभी माननीय सांसदों को संबोधित किया है। हमारे राष्ट्रपति महोदयों के द्वारा 86 बार यहां संबोधन किया गया है। बीते 7 दशकों में जो भी साथी इन जिम्मेवारियों से गुजरे हैं, जिम्मेवारियों को संभाली है, अनेक कानूनों, अनेक संशोधन और अनेक सुधारों का हिस्सा रहे हैं। अभी तक लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। और कभी जरूरत पड़ी तो ज्वाइंट सेशन के माध्यम से भी कानून पारित करने की दिशा में रणनीति बनानी पड़ी और उसके तहत भी दहेज रोकथाम कानून हो, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल हो, आतंक से लड़ने के लिए कानून हो, ये संयुक्त सत्र में पास किए गए हैं, इसी गृह में पास किए गए। इसी संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को न्याय की जो प्रतीक्षा थी, शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी,
इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। संसद ने बीते वर्षों में ट्रांसजेंडर को न्याय देने वाले कानूनों का भी निर्माण किया। इसके माध्यम से हम ट्रांसजेंडर के प्रति सद्भाव और सम्मान के भाव के साथ उनको नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी जो सुविधाएं हैं एक गरिमा के साथ प्राप्त कर सके, इसकी दिशा में हम आगे बढ़े। हम सभी ने मिलकर हमारे दिव्यांग जनों के लिए भी उनकी जरूरतों को देखते हुए, उनके एस्पिरेशंस को देखते हुए ऐसे कानूनों का निर्माण किया जो उनके लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी बन रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाने से लेकर वो विषय ऐसा रहा जो शायद ही कोई दशक ऐसा होगा कि चर्चा न हुई हो, चिंता न हुई हो और मांग न हुई हो। आक्रोश भी व्यक्त हुआ, सभागृह में भी हुआ, सभागृह के बाहर भी हुआ। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम और इस महत्वपूर्ण काम में माननीय सांसदों की, संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। जम्मू कश्मीर में इसी सदन में निर्मित हुआ संविधान हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ वो महामूल्य दस्तावेज जम्मू कश्मीर में लागू करते हैं तो इस मिट्टी को प्रणाम करने का मन करता है। आज जम्मू और कश्मीर शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हुआ है और नए उमंग, नए उत्साह, नए संकल्प के साथ जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ने का कोई मौका अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये दिखाता है कि संसद के सदस्यों ने मिलकर के संसद के भवन में कितने महत्वपूर्ण काम किए हैं। माननीय सांसदगण, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। एक के बाद एक घटनाओं की तरफ हम नजर करेंगे। हर घटना इस बात का गवाह दे रही है कि आज भारत एक नई चेतना के साथ पुनर्जागृत हो चुका है। भारत नई ऊर्जा से भर चुका है और यही चेतना, यही ऊर्जा इस देश के कोटि कोटि जनों के सपनों को संकल्प में परिवर्तित कर सकती हैं और संकल्प को परिश्रम की पराकाष्ठा कर करके सिद्धि तक पहुंचा सकती है। ये हम देख सकते हैं। और मेरा विश्वास है देश जिस दिशा में चल पड़ा है, इच्छित परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतने जल्दी मिलेंगे।
आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। और मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो जानकारियां प्राप्त होती है उसके आधार पर विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उसके आधार पर मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं, हम में से कुछ लोगों की निराशा हो सकती है, लेकिन दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच के रहेगा। भारत का बैंकिंग सेक्टर आज अपनी मजबूती के कारण से फिर एक बार दुनिया में सकारात्मक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत का गवर्नेंस का मॉडल, यूपीआई, डिजिटल स्टैक, मैं इस G20 में भी देख रहा था, मैंने बाली में भी देखा। टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर के भारत का नौजवान जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व के लिए कौतुक भी है, आकर्षण भी है और स्वीकृति भी है। हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं, मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं। ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दायित्व निभाने का अवसर आया है, और हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि आज इंडियन एस्पिरेशंस उस ऊंचाई पर हैं जो शायद पिछले 1000 साल में नहीं रहे होंगे। गुलामी के जंजीरों ने उसके एस्पिरेशंस को दबोच के रखा था। उसकी भावनाओं को तहस नहस कर दिया था। आजाद भारत में अपने सपने संजो रहा था, चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन मिलकर के आज जहां पहुंचे हैं, अब वहां वो रुकना नहीं चाहता है। वो एस्पिरेशनल सोसाइटी के साथ नए लक्ष्य गढ़ना चाहता है। जब एस्पिरेशन सोसाइटी सपने संजोते ही हो, संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो, तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्माण करके उज्जवल भविष्य के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का दायित्व हम सभी सांसदों का सविशेष होता है। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए। ये हम सबकी भावना भी है, कर्तव्य भी है, और एक एक देशवासी की हमसे अपेक्षा भी है। हम जो भी रिफॉर्म करें, उसके मूल में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सर्वोच्च पद पर होना चाहिए, प्राथमिकता पर होना चाहिए।
लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूं, क्या कभी छोटे कैनवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या? जैसे छोटे कैनवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता, वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कैनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते। पचहत्तर साल का हमारे पास अनुभव है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाए उससे हमने सीखा है। हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने, हमारे संकल्प जुड़ जाए, हमारा सोचने का दायरा बदल जाए, हमारा कैनवास बड़ा हो जाए, तो हम भी उस भव्य भारत के चित्र को अंकित कर सकते हैं, उस तस्वीर का खाका खींच सकते हैं, उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को वो भव्य दिव्य मां भारती के हम उनको सुपुर्द कर सकते हैं। दोस्तों, अमृतकाल के 25 वर्षों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा। अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलझना वो वक्त चला गया है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हमसे शुरुआत होती है, हर नागरिक से शुरुआत होती है। और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और अर्थशास्त्री लिखते थे कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरलिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर देखा, दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करने लग गई है। और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो, एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, एडिबल ऑयल, क्या इस देश को आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? कृषि प्रधान देश हम कहते हैं, खाने का तेल क्या अब देश बाहर से लाएगा? बहुत समय की मांग है कि हमें आत्मनिर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना, ये हम सबका दायित्व है। उसमें दल आड़े नहीं आते हैं, सिर्फ दिल चाहिए, देश के लिए चाहिए। हमें अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की दिशा में ही कदम रखने होंगे। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, हमारी प्रक्रिया में पर्यावरण पर कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना हो। हमारे डिजाइनर, हमारे यहाँ निर्माण हो रही डिजाइन्स, हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हमारे हस्तशिल्प, हर क्षेत्र में अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना झंडा फहरा सकते हैं। मेरे गांव में मेरा सबसे अच्छा माल हो, इतनी बात नहीं चलेगी। मेरे राज्य में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, दुनिया में मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा। ये भाव हमें पैदा करना।
हमारी यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आए, अब इसमें हमें पीछे नहीं रहना है। हमारे शिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिली है, एक खुलापन है, सर्वस्वीकृत बनी है। उसके सहारे अब हमें चल पड़ना है और दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अभी जब G20 में विश्व के मेहमान आए तो मैंने नालंदा की एक तस्वीर रखी थी वहाँ, और जब मैं दुनिया को कहता था 1500 साल पहले मेरे देश में दुनिया की उत्तम से उत्तम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो उन सुनते ही रह जाते थे। लेकिन हमें उसे प्रेरणा लेनी है, पर प्राप्त तो अभी करके रहना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। आज हमारे देश का नौजवान खेल जगत के अंदर दुनिया में हमारी पहचान बना रहा है। टियर 2, टियर 3 सिटी से, गांव, गरीब परिवारों से, गांव से देश के नौजवान, देश की बेटे बेटियां आज खेलकूद के जगत जीवन में हमारा नाम रोशन कर रही है। लेकिन देश चाहता है और देश का संकल्प होना चाहिए कि अब खेलकूद के हर पोडियम पे हमारा तिरंगा भी लहराता होगा। हमें अब पूरा हमारा दिमाग क्वालिटी पर फोकस करना ही होगा, ताकि हम विश्व की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल और भारत के सामान्य मानव के जीवन में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के प्रति जो एस्पिरेशन बढ़ा है उसको हम एड्रेस कर पाए। और जैसे मैंने कहा कि हम भाग्यवान हैं कि हम उस समय काम कर रहे हैं जब समाज अपने आप एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है। हमारा और भी एक भाग्य है कि हम उस समय हैं जब हिंदुस्तान युवा देश है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा जन आबादी वाला तो देश बने ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी आबादी, उसमें भी सबसे युवा, ये पहली बार हुआ है। जिस देश के पास ये युवा शक्ति हो, युवा सामर्थ्य हो, तब हमें उसकी टैलेंट पे भरोसा है, हमें उसकी संकल्प शक्ति पे भरोसा है, उसकी साहस में हमें भरोसा है। और इसलिए हम चाहते हैं कि दुनिया में भारत का युवा अग्रिम पंक्ति में नजर आना चाहिए, वो स्थिति पैदा होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया को स्किल मैन पावर की बहुत बड़ी जरूरत है, और भारत विश्व की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सज्ज कर सकता है और उन आवश्यकताओं को पूरी कर करके दुनिया में अपनी एक जगह भी बना सकता है। और इसलिए विश्व में उनकी आवश्यकता के लिए किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, किस प्रकार के उनको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उस स्किल मैपिंग का काम भी चल रहा है। और उस स्किल मैपिंग के अनुसार भारत के अंदर स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम बल दे रहे हैं। और जितना ज्यादा हम स्किल डेवलपमेंट पर बल देंगे, भारत के नौजवानों का सामर्थ्य विश्व में अपना डंका बजाने में कोई कमी नहीं रखेगा। और हिंदुस्तानी जहां गया है उसने अच्छाई की छाप छोड़ी है, कुछ कर गुजरने की छाप छोड़ी है। ये सामर्थ्य हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है, और हमारे पहले जो लोग गए हैं उन्होंने इससे छवि भी बना के रखी हुई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों करीब 150 नर्सिंग कॉलेज एक साथ खोलने का निर्णय किया। पूरे दुनिया में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है नर्सिंग की। हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उस क्षेत्र में दुनिया में पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। पूरे विश्व की जरूरत है, और ये तो मानवता का काम है जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे। आज मेडिकल कॉलेजेस का इतना व्यापक रूप से निर्माण, देश की आवश्यकता तो पूरी करनी ही करनी है, दुनिया की आवश्यकताओं में भी योगदान दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हर छोटी चीज पर बारीकी से ध्यान देते हुए, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए
हमें आगे बढ़ना है। हमें भविष्य के लिए सही समय पर सही फैसले भी लेने होते हैं। हम फैसलों को टाल नहीं सकते हैं। हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर अपने आप को बंधित नहीं बना सकते हैं। हमें तो देश के एस्पिरेशन के लिए हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होते हैं। आज सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए एनर्जी क्राइसिस से मुक्ति की गारंटी दे रहा है। आज मिशन हाइड्रोजन आने वाले दिनों में जो एनवायरनमेंट की चिंता है, जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उसके समाधान का रास्ता देने का सामर्थ्य रखती है। आज हमारा सेमीकंडक्टर जिस प्रकार से जीवन चलाने में हमारे हृदय की जरूरत रहती है, वैसे ही आज हमारी टेक्नोलॉजी चिप्स के बिना चल नहीं सकती और सेमीकंडक्टर उसके लिए बहुत अनिवार्य हैं। उस दिशा में हम आगे जा करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए और जीवन कहीं अटक न जाए, उसलिए एक बहुत बड़ी मात्रा में हम काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे उनको कभी पानी के बिना तरसना न पड़े, इसकी चिंता हम आज कर रहे हैं। विश्व के बाजार में हमारा हर व्यापार कारोबार पहुंचे, कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे, लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक कम खर्च वाला बनाना, एफिशिएंट बनाना, उस दिशा में हम बहुत नीतियां लेकर के चल रहे हैं। आज समय की मांग है कि भारत का एक ऐसा भारत का हम निर्माण करें। नॉलेज, इनोवेशन, ये समय की मांग है और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का ये रास्ता भी है। और इसलिए पिछले हमने समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान 3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी हमने देनी है।
असंतुलित विकास, शरीर कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन एक उंगली को भी अगर लकवा मार गया है तो शरीर स्वस्थ नहीं माना जाता है। भारत कितना ही समृद्ध हो, लेकिन कोई अंग उसका दुर्बल रह जाए तो भारत समृद्धि में पीछे है, मानना पड़ेगा। और इसलिए हम सर्वांगीण विकास के पक्ष में, सामाजिक न्याय की उस ऊंचाई को प्राप्त करने के पक्ष में, दिशा में हमें आगे बढ़ना है। चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हमें उन चीजों को प्राप्त करना। और उसी लिए जो रणनीति कितनी सफल हुई है, 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर विशेष काम किया, नौजवान अफसरों को लगाया गया, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। आज दुनिया उस मॉडल की चर्चा कर रही है और आज 100 डिस्ट्रिक्ट देश के कोने कोने में जो पीछे माने जाते थे उसको बोझ मान लिया गया था। आज स्थिति ये बनी है कि वो 100 डिस्ट्रिक्ट अपने अपने राज्य में लीड कर रहे हैं, राज्य की एवरेज से भी ऊपर जा रहे हैं। और इस सफलता को देख करके, सामाजिक न्याय की इस भावना को मजबूत करते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट में से आगे बढ़ करके अब जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, वो एक विकास का नया मॉडल बनने वाले हैं। वो एक प्रकार से देश के विकास के एक नए ऊर्जा केंद्र बनने की संभावना रखते हैं और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सांसदगण, आज विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। ये शायद विश्व में एक भारत ने, और दूरी नहीं, हो सके उतनी निकटता, उस रास्ते पर चल करके भी हम अपने विश्व मित्र के रूप में भाव आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका लाभ आज भारत को हो रहा है। भारत आज दुनिया के लिए एक स्टेबल सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है और आज विश्व की ये जरूरत है। और उस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम G20 में भारत ग्लोबल साउथ के आवाज बनकर के उभरा है। ये बीज G20 समिट में जो बीज बोया गया है, मेरे देशवासी आने वाले समय देखेंगे कि वो ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है, विश्वास का ऐसा वटवृक्ष बनने वाला है जिसकी साया में आने वाली पीढ़ियां सदियों तक एक गर्व के साथ अपना सीना तान करके खड़ी रहेगी। ये मुझे विश्वास है। इस G20 में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, बायोफ्यूल अलायंस का। हम विश्व के नेतृत्व करते रहे, दिशा दे रहे हैं और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है और जिसका नेतृत्व ये हमारा भारत कर रहा है। छोटे छोटे महाद्वीप, उनके साथ भी आर्थिक कॉरिडोर बनाने की दिशा में हमने बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाए हैं। आदरणीय बंधुगण, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय स्पीकर महोदय, आज हम यहां से विदाई लेकर के नए भवन में जा रहे हैं, संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये शुभ है, गणेश चतुर्थी के दिन बैठ रहे हैं। लेकिन मैं एक आप दोनों महानुभावों को
एक प्रार्थना कर रहा हूं, एक विचार आपके सामने रख रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप दोनों मिलकर के उस विचार पर जहां भी जरूरत पड़े मंथन करके कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। और मेरी प्रार्थना है, मेरा सुझाव है कि अब हम जब नए सदन में जा रहे हैं तब इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुरानी पार्लियामेंट कह करके छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भविष्य में अगर आप सहमति दे दोनों महानुभाव, तो इसको संविधान सदन के रूप में जाना जाए। ताकि ये हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। और जब संविधान सदन कहेंगे तब उन महापुरुषों का याद भी उसके साथ जुड़ जाएगी जो कभी संविधान सभा में यहाँ बैठा करते थे, गणमान्य महापुरुष बैठा करते थे। और इसलिए भावी पीढ़ी को ये तोहफा भी देने का अवसर हमें जाने नहीं देना चाहिए। मैं फिर एक बार इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जो तपस्या हुई है, जन कल्याण के लिए संकल्प हुए हैं, इसको परिपूर्ण करने के लिए 7 दशक से भी अधिक समय से जो पुरुषार्थ हुआ है, उन सबको प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और नए सदन के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मेरा विनम्र निवेदन माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, श्री पीयूष गोयल जी, लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, श्री अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, Honorable Deputy Chairman, Rajya Sabha, and Honorable Members of Parliament. गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अचानक होमवर्क दे दिया और प्रधानमंत्री जी के बाद बोलना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। On this momentous occasion, as we stand on the threshold of adding a new chapter to the annals of our parliamentary democracy, I congratulate you all on our phenomenal rise. We all are indeed privileged to be witnessing this history in the making as we bid adieu to this magnificent parliament building which houses both the chambers of our parliament and this imposing central hall, and move to the new one. Traversing over 7-decade journey from Samvidhan Sabha to the present day in Amrit Kal, these hallowed precincts have witnessed many a milestone. Honorable members, from tryst with destiny at midnight of 15th August 1947 to unfolding of innovative, impactful, forward-looking GST regime at midnight of June 30, 2047, and now
this significant day. In this very central hall, the members of the Constituent Assembly embarked upon the journey to accomplish the daunting task of drafting the Constitution of India. Deliberations in the Constituent Assembly in this theatre exemplified decorum and healthy debate. Contentious issues were negotiated in a spirit of consensus with scholarly debate and spirited deliberations. Honorable members, we all need to emulate the exemplary conduct of our founding fathers. The new building of Parliament, a testament to dawn of Atmanirbhar Bharat, is much beyond an architectural marvel. It is a reflection of India's rich cultural diversity, a symbol of national pride, unity, and identity. Impactfully organized G20 resulted in demonstration of India's global power. The new building of Parliament, Bharat Mandapam and Yasho Bhumi are the most recent infrastructure masterpieces competing with the best in the world. These iconic venues are set to play a pivotal role in shaping India's tomorrow. Honorable members, the world now realizes that our nation is on the rise as never before, and this rise is unstoppable. Bharat is defining global discourse, shaping their outcome, and has emerged as significant player among the Committee of Nations. Bharat is dominating as an agenda setter for global peace, climate transition, and economic development on par with other leading players. In this encouraging scenario, generating hope and optimism all around, I find it a befitting occasion to congratulate Prime Minister Narendra Modi for his sagacious approach, people-centric vision, missionary zeal, and exemplary execution. Salute and appreciate contribution of the people in all walks of life and our bureaucracy that is enjoined with execution of policies. Honorable members, time has come to give up once and for all the premise of justifying transgression of conduct and outrageous disregard of rules in the temples of democracy by making reference to past instances. As we march into the new Parliament building, we must enhance cooperation and consensual approach. Time for us to bid farewell to confrontational stance and resolve to ever keep national interest uppermost. Honorable members, it is time, right time, to bury the strategy of weaponizing disturbance and disruption in parliamentary functioning, as these are antithetical to democratic values and can never have sanction of our people who are our ultimate masters. I would like to quote Dr. B.R. Ambedkar, who in his final speech in the Constituent Assembly stated, I quote, "If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives," unquote. Let us heed his clarion call. On this decisive moment, as we are witnessing the transformation of Bharat, appreciations to Prime Minister Narendra Modi's vision and sagacity for fructifying tryst with modernity. We had tryst with destiny
in 1947. We are lucky and fortunate by efforts of the Prime Minister that we are having today, tryst with modernity for over 1 billion hearts. His role in this monumental task of shaping the destiny of 1/6 of humanity would forever be etched in history. Honorable members, this historic walk to the new building of Parliament in Amrit Kal be the march to Bharat at 2047 as developed nation. Let us in togetherness make the new chambers of the Parliament the sanctorum of our temple of democracy. Jai Hind. सादर धन्यवाद मान्यवर। कार्यक्रम के समापन से पूर्व आप सभी से अनुरोध कि राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज़ादी के अमृत काल में आइए नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ अब कदम बढ़ाएं नव निर्माण की ओर। गणपति गजानन का आशीर्वाद लें, प्रस्थान करें संसद के नए भवन की ओर, जो भव्य है, विशाल है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है, नए भारत का जीवंत स्वरूप है, जहां नूतन है और पुरातन भी, जहां कारीगरी है और तकनीक भी। चलिए कदम बढ़ाएं भारत की संसद के नए भवन की ओर और नए लक्ष्यों के साथ रचें नया इतिहास। जय हिंद, जय भारत। Send a hello to me on WhatsApp. I don't have a number.